उनको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं, तो उससे भी ये जॉन्डिस कम हो जाता है। बट इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, ये कोई खतरे वाली बात नहीं होती है और ये ऐसा भी इंडिकेट नहीं करता है कि बच्चे में कोई लिवर की प्रॉब्लम है। तो ये तो बात होगी कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए 7 से 8 दिनों के लिए, अगर लंबे समय तक कुछ महीनों तक चलता है तो वो स्थिति क्या होती है जी, बच्चों में? अगर बच्चों में जैसे हम देखें कि 2 हफ्ते से ज़्यादा जॉन्डिस चले, फिर हमें देखना पड़ता है कि कोई और कारण तो नहीं है इस जॉन्डिस का। जैसे कि मैंने पहले बताया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कुछ टेस्ट फिर हम एडवाइस करते हैं बच्चे को, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं कि उसका जो बिलियरी ड्रेनेज सिस्टम है वो डेवलप हुआ है ठीक तरह से या नहीं, या कभी कभी फीवर की वजह से भी या इन्फेक्शन की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। फिर हम ऐसे बच्चों में काफ़ी सारे टेस्ट करवा के फिर हम एक किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कारण क्या है इस जॉन्डिस का, फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट एडवाइस करते तो हैं। ऐसे में ये बच्चा जिसको जॉन्डिस रहा और टेम्पररी नहीं, कुछ लंबे समय तक रहा, लेकिन ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया, बट एक वो बच्चा जो सही, उसे कोई जॉन्डिस नहीं था, न्यूबॉर्न बेबी था, अच्छे से ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ में दोनों के, एक आम बच्चे के और जॉन्डिस वाले के, क्या डिफरेंस रहता है? क्या ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट रहता है? जी देखिए, ग्रोथ अगर बच्चे को हम नॉर्मल बच्चा अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किसी को रहा हो तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं अगर रहती। दूसरे केस में अगर दूसरे केस में अगर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है या कोई जेनेटिक और रीजन है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे बच्चों में फिर ग्रोथ जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। वो डेफिनेटली कम होगी, उनका ब्रेन ग्रोथ कम होगी, उनकी बॉडी ग्रोथ कम होगी और फिर अल्टीमेटली उनके थोड़ा इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू जिसको हम कहते हैं, वो भी कम रहता है। तो कुछ हैं जिससे मतलब इस तरह के केस जो है बच सकते हैं, जहाँ उनकी मेमोरी भी ठीक रहे, ग्रोथ भी अच्छी हो, क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? देखिए, प्रिकॉशन इसमें ये ज़रूरी है कि अगर जॉन्डिस किसी बच्चे को रहता है 10 दिन के बाद भी, तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह ली जाए और उसके जो भी टेस्ट उसको एडवाइस किए गए हों वो करवाए जाएं, और ताकि देखा जाए कि कारण क्या है, लिवर जो ठीक काम नहीं कर रहा उसका कारण क्या है, और अकॉर्डिंगली अगर टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फिर ये बच्चे नॉर्मली ग्रो करते हैं। और आपने बात की हेपेटाइटिस ए बी सी डी की, तो पहले तो सबसे पहले हेपेटाइटिस होता क्या है और किस कारण से ये रूप ले लेता है आगे, जॉन्डिस का या लीवर डिसऑर्डर्स का, इस पे जी थोड़ा देखिए, सा। हेपेटाइटिस जो है ये, इसका मतलब है लिवर में स्वेलिंग, सूजन होना। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर इन्फ्लेमेशन, और इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। कॉमनेस्ट कारण जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है। फिर दवाइयों की वजह से भी कभी कभी हेपेटाइटिस हो साइड सकता है, इफेक्ट्स के कारण। जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहते हैं। तो और भी काफ़ी सारे कारण होते हैं ये हेपेटाइटिस होने के। तो अगर वायरल हेपेटाइटिस देखें तो वायरसेस में हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी अप टू जी, अब तो ई तक, जी एच आई जे तक भी देखा गया है कि सारे वायरल हेपेटाइटिस ये कारण हो सकते हैं किसी भी पेशेंट में जॉन्डिस के। तो अगर वायरल हेपेटाइटिस को हम देखें तो हर एक वायरस का अपना एक कोर्स होता है। नॉर्मली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। यूजुअली अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है थ्रू आउट द लाइफ, उसको कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं हो सकती। वेर एज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी, ये हेपेटाइटिस फिर अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो, टाइम पे ट्रीट ना हो, तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस की फॉर्म ले लेते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए उसको तो फिर वो लिवर सिरोसिस बन सकता है। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि लेकिन हेपेटाइटिस हो ही ना, मतलब ये वायरल हो ही ना, इसके लिए क्या करें? इसके लिए देखिए, जैसे हमने देखा कि वायरल हेपेटाइटिस ए या ई जो है उसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहें आप, या कोई इन्फेक्टेड खाना खाएं, फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इनका यूजुअली। तो हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए यही है कि आप साफ़ पानी पीजिए, बाहर कोई भी अनहाइजीनिक फूड का इस्तेमाल कम कीजिए। अगर कोई किसी पेशेंट को घर में वायरल हेपेटाइटिस ए या ई है तो बाकियों को थोड़ा ये है कि उसका टॉवल अलग रखना चाहिए, टूथब्रश अलग रखना चाहिए, उनको प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करने चाहिए। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उस इंसान की हर एक चीज़ अलग रखी जाए, ताकि बाकी फैमिली मेंबर्स को वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। तो ये बात आ गई बच्चों की, जो हमने डिस्कस किया कि उनमें क्या स्टेजेस होती हैं लीवर डैमेजेस की या प्रॉब्लम्स की। तो वहीं अगर बात करें एडल्ट्स की, जहाँ आजकल रोज़ाना जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जंक फूड आ गया हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा, तो फैटी लीवर होना, मतलब लीवर की कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक इंसान को। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स पे आप थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्यों हो रही हैं, क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए, जो आमतौर पे हर एक इंसान को है, उन पे थोड़ा सा बताएंगे। जी देखिए, जैसे फैटी लीवर है ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, और आपका जो फूड इनटेक है वो भी प्रॉपर नहीं है, आप जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। तो
तो उसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर कॉमनेस्ट कारण है अल्कोहल का इंटेक से। जो अर्लीस्ट फीचर है लीवर इन्वॉल्वमेंट का वो फैटी लीवर है। अगर फैटी लीवर स्टेज तक ये जो लीवर है हमारा रिवर्सिबल होता है। हमारे लीवर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप थोड़ा सा लीवर अगर किसी का काट भी दें तो बट जो बाकी लीवर है वो पूरा रीजनरेट होके पूरा फंक्शन कर सकता है। तो फैटी लीवर स्टेज तक ये है कि पूरा रिवर्सिबल है। अगर आप डाइटरी प्रिकॉशंस प्रॉपर लें, अपना वेट रिड्यूस करें, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आपका लीवर फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर हो जाएगा। अगर अल्कोहलिक्स में फैटी लीवर है तो अगर वो अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें तो वो भी नॉर्मल लीवर हो जाएगा। एक और चीज़ सर, हम देखते हैं कि आजकल जैसे कोई भी इंसान को देखा जाए डायमेंशनली, तो उसका जो स्टमक वाला पार्ट है वो फैटी ही है मोस्टली पीपल का। तो स्टमक की प्रॉब्लम्स और लीवर की प्रॉब्लम्स, इनमें क्या डिफरेंस है? लोग इसको एक ही मानते हैं। तो देखिए वो जैसे हमारे एशियन जो पीपल हैं, एशियन पॉपुलेशन में सेंट्रीपीडल ओबेसिटी कहते हैं उसको हम। तो हमारे लोगों का पेट ज़्यादा होता है तो बाकी मसल्स वगैरह वो कम होते हैं। तो इस सेंट्रीपीडल ओबेसिटी देखा गया है दिस इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू होल बॉडी ओबेसिटी। तो सेंट्रीपीडल ओबेसिटी से हमारा पेट निकल जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो फैट डिपोजिशन की वजह से लगता है कि पेट फूल गया है, बट वो स्टमक की इन्वॉल्वमेंट और लीवर की इन्वॉल्वमेंट वो दोनों अलग अलग हैं। बट ये ओबेसिटी की वजह से अगर आपका पेट फूल जाए तो लीवर भी फैटी मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। मतलब अगर स्टमक में फैट है तो लीवर में डेफिनेट वो फैटी लीवर वो जल्दी हो सकता है। नहीं, स्टमक अलग ऑर्गन है एक और लीवर अलग है। अगर आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है तो फिर फैटी लीवर हो सकता है। तो इस केस में मतलब क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई। इसमें यही देखिए डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपना जो फाइबर इनटेक है वो ज़्यादा रखना है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। आप वॉक कीजिए अगर आपको टाइम मिलता है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप जिम जाके अपना कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो एक कैलोरीज बर्न करना और अपनी डाइटरी प्रिकॉशंस लेना और डाइट इंटेक थोड़ा रेगुलर रखना, अपना ऑप्टिमम डाइट का इंटेक रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है अगर फैटी लिवर हो जाए या सेंट्रीपीडल ओबेसिटी हो जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर सेंट्रीपीडल ओबेसिटी है आपको तो आगे जाके हो सकता है 4-5 साल 6 साल के बाद आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। तो ये सब रिलेटेड है सेंट्रीपीडल ओबेसिटी के। तो हर एक इसी का